जगह का ये वीडियो है यूक्रेन का स्नेक आइलैंड, और सामने आप समुद्र में एक युद्धपोत देख रहे हैं, एक जंगी जहाज देख रहे हैं। ये जंगी जहाज है रूस का, रशिया का ये जहाज है जो बार बार सरेंडर करने के लिए कह रहा है यूक्रेन के जवानों से, लेकिन जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। जय हिंद। शरणागत की रक्षा करना पुनीत से पुनीत कार्य है और ऐसा करने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी कहावत महाभारत में कही गई है। महाभारत का युद्ध भी दरअसल कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध कहें या वर्चस्व के युद्ध के रूप में लड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं। मैंने सोचा था कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो यूक्रेन और रशिया का जो वार या जो तनातनी थी उसे एक अध्याय में समाप्त कर दूंगा, एक पार्ट में समाप्त कर दूंगा। लेकिन समय के साथ खींचते हुए इस तनातनी ने युद्ध का रूप ले लिया है और आज 25 फरवरी 2022 को जहां मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो को लेकर के, 24 को ही रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि रूस इस युद्ध से परहेज करे, क्योंकि एक डेवलप्ड इकॉनमी है, एक विकसित देश है और एक मैच्योर राष्ट्र है और उसके राष्ट्रपति भी काफ़ी मैच्योर है। लेकिन वह उसकी एक पहलू था उसका। दूसरा पहलू यह है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस जो जिसे ईगो कहते हैं, जिसे स्वाभिमान कहते हैं, जिसे अभिमान कहते हैं, उसे इतना आगे ले गए हैं कि उन्होंने जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि लगभग 2 दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी 2 राज्यों को, यूक्रेन के 2 पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं आप देखेंगे कि डोनेस्क और लुहांस्क, इन दोनों राज्यों को एक रात में, मध्य रात्रि में साइन करके एक देश का दर्जा दे दिया। आप देखेंगे तो वहां पर नक्शे में जो है रशिया के सटा हुआ पश्चिम में यूक्रेन, और यूक्रेन के सबसे पूर्व वाले जो 2 जो राज्य हैं डोनेस्क और लुहांस्क, ये रूस की सीमा से सटे हैं और रूसी प्रभुत्व के बिल्कुल एकदम कंट्रोल में है। तो रूस ने सबसे पहले काम ये किया कि 2 राज्यों को, डोनेस्क और लुहांस्क को, पहले पृथक देश की मान्यता उस पर साइन कर दिया और इसे ट्रीट करने लगा सेपरेट देश। पहला पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रूस ने एकाएक ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि 40 सालों के शीत युद्ध के बाद रूस फिर से पुराने प्राइड के चक्कर में युद्ध ठान लिया है। दूसरी हम बात करेंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका क्या रोल है और उनका क्या चरित्र चित्रण है। तीसरी बात करेंगे कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका चरित्र चित्रण और उनकी शख्सियत क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या है दोनों देशों के विवाद का कारण। दोनों देशों के विवाद के कारण के बाद आपको बताया जाएगा कि वर्तमान में, यानी आज के डेट में 25 फरवरी 2022 को रूसी अटैक की दशा और दिशा कहां तक पहुंची है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाभदायक वीडियो है, आपके काम आने वाला है। आपकी तमाम चीज़ों पर ये करंट अफेयर और समसामयिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काम करेगा। नेटो देशों की अब तक क्या भूमिका रही है, इस पर बात होगी। जो नेटो देश हैं, लगभग 30 देश के आसपास, उनकी इसमें क्या भूमिका और क्या कमिटमेंट और आगे क्या रोल रहा है, उस पर बात होगा। प्रतिबंधों का उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहते हैं कि वो जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है रशिया के ऊपर। इसके बाद बात करेंगे भारत की चिंताएं और उनके कदम। हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, वहाँ पे जो फंसे हैं, उनको लेकर के भारत कितना चिंतित है और उसके लिए क्या राजनयिक कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके हम क्रमवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली पॉइंट है कि शीत युद्ध के 40 वर्ष बाद 2022 में
एकाएक रूस जो है युद्ध पर उतारू हो गया, आमादा हो गया, या उसकी पहल उसने आगे बढ़ा दी है। शीत युद्ध के समय रशिया लगभग 40 साल पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 वर्ष इधर और 20 वर्ष इधर, 1982 के आसपास की बात है। 1982 के आसपास की बात है जब रशिया शीत युद्ध में लिप्त था। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति के बाद धीरे धीरे यूरोप में एक शांति का माहौल आने लगा था, और कई संधियों के बाद एक पड़ाव पर यह देश पहुंचा था जहां पर यह लगा कि नहीं, अब यूरोप में शांति होगी। और इसकी लोग मिसाल भी देते थे कि जो यूरोप है उसको देख लीजिए, आपस में जर्मनी और रशिया की अपनी लड़ाई के बाद भी जो है आज उनके अच्छे मधुर संबंध हैं। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, लेकिन आज भी इनके संबंध बहुत मधुर हैं। लोग इसकी मिसाल देते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि छोटी छोटी जो चिंगारियां हैं वो धीरे धीरे सुलगते हुए इन दशकों में आग का रूप लेने वाली हैं। रूस का वो घाव भरा ही नहीं है जिसमें उसने यूएसएसआर के जब टुकड़े होते हैं और उसमें जब लगभग 15 देश अलग होते हैं यूएसएसआर के, तो रूस ने वो उस जहर को पिया ही था अभी केवल। उसके जितने समीपवर्ती जो देश हैं, चाहे बेलारूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ये जितने भी मध्य एशियाई देश हैं जो उससे अलग हुए 15, वो उनका खोने का गम अपने मन में ही दबाया था। रूस को इस बात की चिंता थी, और रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ये जो यूक्रेन अलग हो गया है, इसका मतलब कि रूस के शरीर से क्या अलग हो गया, इसका धड़ अलग हो गया। इन तमाम चिंताओं को लेकर के और अपनी प्राइड के लिए अब जो नायक इसमें जो भूमिका निभाने वाला है, अगला पॉइंट है कि रूस ने यूक्रेन के 2 पूर्व राज्यों को, तो जब ये तनातनी शुरू हुई, इसकी तैयारियां लगभग महीनों से कर रहा था रूस, और जो तत्कालिक घटना थी लगभग 23 फरवरी के आसपास की जो घटना है, रूसी राष्ट्रपति ने कई बार चेतावनी देते हुए और अंत में मध्य रात्रि में यह साइन कर दिया कि इनके जो सबसे पूर्वी जो देश है, राज्य हैं रूस के, यूक्रेन के, डोनेस्क और लुहांस्क, इनको साइन करके एक नया देश बनाने की घोषणा कर दी। घोषणा करने के साथ ही पूरी दुनिया देखती रह गई, और इससे पहले नाटो देश और बाकी पश्चिमी देश इसमें गीदड़ धमकी दे रहे थे रूस को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और हम सब एक साथ मिलकर जो है तुम्हें इसका जवाब देंगे। खैर, इससे कुछ हुआ नहीं। तीसरा पॉइंट है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है, इनका चरित्र चित्रण क्या है। मित्रों, ये जानना जरूरी है कि एक कहानी के जो 2 पात्र हैं, 2 कैरेक्टर हैं, इनके कूटनीतिक फेल के कारण ही, कूटनीतिक फेल्योर के कारण ही क्या हुआ होगा, युद्ध शुरू हुआ होगा। तो थोड़ा थोड़ा इनके कैरेक्टर पे बात करना जरूरी है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये बहुत ही नवयुवक राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल नौजवान राष्ट्रपति हैं। 44 साल के हैं, लगभग 78 में इनका जन्म हुआ था, 1978 में। और इनका चरित्र चित्रण ये है कि ये सबसे पहले यूक्रेन में, हालांकि इनका जन्म वहीं पे हुआ है और रशिया के आसपास ही, और उन्होंने ये तमाम चीज़ों को बदलते हुए देखा है। तो यूक्रेन में पहले एक कॉमेडियन थे, एक जिसे नाटक मंडली अपने यहाँ कहते हैं, उनके यहाँ एक नाटक मंडली थी, बाद में थिएटर में कन्वर्ट हुआ, उसमें वो एक्टर का रोल करने लगे। जेलेंस्की आगे चल के यूक्रेन की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे बने, और उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, और उनकी कई फिल्में यूक्रेन और रशिया दोनों में सुपरहिट रही। इनके गाने हिट हुए, इनकी फिल्में हिट हुई। और जैसे अपने यहाँ होता है ना कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री को या किसी कलाकार को खुश होकर के उसे देश का सबसे बड़ा पद दे दिया जाए, यही काम यूक्रेन की जनता ने किया। सही मामलों में 1991 में यूक्रेन जब रशिया से अलग होता है, यूएसएसआर से अलग होता है, तो वहां की जनता ने इनको वहां का राष्ट्रपति चुना, जेलेंस्की को। जेलेंस्की की उम्र अभी महज 44 वर्ष है। राजनीतिक अपरिपक्वता कहें इसे, या कहें कि इन्होंने पूरे के पूरे यूक्रेन को एक राजनीतिक संकट में, एक राजनयिक संकट में डाल दिया, जिसके लिए अब वहां के निर्दोष नागरिक युद्ध की विभीषिका झेलने को तैयार है। ये जेलेंस्की का चरित्र चित्रण है। सबसे पहले थिएटर में जाते हैं, थिएटर के बाद एक्टिंग में, और एक्टिंग के बाद जो है बड़े पर्दे पर और फिर फिल्म इंडस्ट्री में स्टार हीरो बनते हैं, और बाद में इनको लोकप्रियता के चलते वहां पर ये
रशिया के प्रो रशियन नहीं थे, रशिया के फेवर में नहीं थे, इनका झुकाव पश्चिमी देशों की ओर था। ये पश्चिमी देशों में जाना चाहते थे। ये रूस के बड़े ही कट्टर निंदक हैं और ये वेस्टर्न कंट्री अमेरिका सहित नेटो को ज्वाइन करना चाह रहे थे। इन्होंने लगभग 8 वर्ष पहले भी जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रयास किया था नेटो ज्वाइन करने का, लेकिन खैर उस समय एक कठोर धमकी के साथ रूस ने इन्हें बैकफुट पे ला दिया और वहां से लेकिन समीकरण बनने की तैयारी हो रही थी। अभी हाल ही में जब ये घटनाक्रम तेज हुआ कि ये जाएंगे नेटो ज्वाइन करेंगे, तब रूस को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। रूस अभी भी अपनी रशियन प्राइड या यूएसएसआर की प्राइड के लिए जी रहा है। इसने देर नहीं की और रूस के बारे में, रूस की रणनीति पे बात करेंगे। उसने बिना देर करते हुए अपने सेनाओं को, अपने फाइटर प्लेन को यूक्रेन की सीमा में उतार दिया और देखते ही देखते 24 तारीख की रात में लगभग 12 से 13 मिसाइल गिरती हैं। कहाँ पर? यूक्रेन में। और बड़े उनके निवास को, बड़े उनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को वो ध्वस्त करते हैं और कई जगह कब्जा कर लेते हैं। अगला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैंने कहा कि इस यूक्रेन और रशिया की तनातनी और लड़ाई के बीच में 2 कैरेक्टर हैं। एक है व्लादिमीर जेलेंस्की और दूसरे हैं व्लादिमीर पुतिन। दोनों रशियन ओरिजिन के हैं। पुतिन के बारे में 69 साल के हैं, 69 ईयर के हैं। ये मजे हुए बिसात के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चरित्रण कर लेते हैं। पुतिन रशियन आर्मी और रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज में लंबे समय इनके कार्य का अनुभव रहा। पुतिन ने बड़ी ही चालाकी से ये कूटनीति के दांव पे समझते रहे और इसकी सेवा इन्होंने रूस की जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होने के बाद इन्होंने विदेशों में इसका उदाहरण जो है पेश किया। एक बार की घटना बताते हैं कि फ्रांस में पोस्टिंग के दौरान एक बार इनके साथ बड़े लगभग 1 दर्जन राजनयिक किसी बिल्डिंग में फंस गए थे चारों ओर से, और युद्ध शुरू हो गया था। चारों ओर से लोगों ने बिल्डिंग को घेर लिया था और पुतिन समेत वो सारे जो 12 राजनयिक थे उनकी जान खतरे में थी। वो मारने के लिए आमादा थी भीड़। पुतिन ने उस समय अपने कूटनीतिक दक्षता का परिचय दिया और बाहर निकल के भीड़ से कहते हैं कि अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग भयानक हथियारों से लैस हैं, उनके पास बम और भयानक जो मशीन गने हैं। आप लोग बहुत देर तक उनके सामने नहीं टिक सकते, इसलिए उन्हें छोड़ दीजिए और मारने की इच्छा छोड़ के चले जाइए। पुतिन ने इस घटना को इस तरह से बताया कि जो बाहर भीड़ आई थी इनको मारने के लिए, वो भीड़ क्या करती है, वो भयभीत होकर के पीछे बैकफुट पे चली जाती है। और इस तरह से पहली बार इस तरह से विदेश में भी अपनी राजनयिक कूटनीतिक दक्षता का परिचय देते हुए पुतिन ने अपने राजनयिकों को बचाया था और वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हुए थे। पुतिन का यह स्टैंड है। इसके बाद पुतिन इंटेलिजेंस सर्विसेज के बाद वो आ जाते हैं और वहाँ के मेयर चुने जाते हैं। मेयर चुने जाने के बाद वहाँ के लोकप्रियता बढ़ती गई और वहाँ पे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पुतिन रशिया के राष्ट्रपति चुने गए और रशिया में एक नियम है कि वहाँ का राष्ट्रपति 4 वर्षों तक ही राष्ट्रपति रहेगा और 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहने वाले पुतिन इस बार लगातार 2 राष्ट्रपतियों का पद पूरा कर चुके थे। अब ये कानूनन अब इनका राष्ट्रपति होना भविष्य में संभव नहीं था, तो इन्होंने अपनी लोकप्रियता को फिर भुनाया और क्या किया, प्रधानमंत्री पद पर वो वहाँ पर चयनित हुए। प्रधानमंत्री पद पर चयनित होने के बाद पुतिन ने रशिया की जो संविधान है उसमें एक परिवर्तन कराया और करवाने में ये कराया कि पहली बात कि जो 4 साल की जो उम्र सीमा उसे बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया, और दूसरी बार जो 2 बार रहने की जो लिमिटेशन थी कि 2 ही बार व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, पुतिन ने उसको लाइफ टाइम या अनलिमिटेड करवा दिया। इस तरह से रूस के नए संविधान के अनुसार पुतिन अब लाइफ टाइम रशिया के क्या रहने वाले हैं, राष्ट्रपति रहने वाले। तो आपने देखा एक तरफ का जो मोहरा है वो मनोरंजन, नाटक, फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रियता से आया और दूसरी तरफ जो है उसने युद्ध को जिया है, राजनयिक नियुक्तियों पर रहा है और अपने इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस का प्रयोग किया है। पुतिन का यह हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है कि पहले एक बार सामने वाले को अपनी भभकी धमकी से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करो। अगर नहीं कंट्रोल में आता है तो ये डिसीजन लेने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। आपने देखा है कि नाटो देशों की धमकी के बाद भी पुतिन ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि और मूव फॉरवर्ड की पॉलिसी पर आ गए। उन्होंने अपने सैनिकों को क्लियर टू क्लियर वो आदेश दे दिया कि आप जाइए और कीव में अंदर तक जाकर के कीव को कब्जा करिए। और कीव लगता है गिर गया है।
खासकर जब उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से उनकी जो राष्ट्रपति है वो बार बार नाटो के साथ जाने में लगे हुए थे और रूस को उकसा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने रूस को ये भी कहा कि हम चर्निगोव में अपनी मिसाइल लगवाएंगे, मॉस्को को थ्रेटन करने के लिए 750 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह की बातें जब वो करने लगे तभी शक होने लग गया पुतिन को कि इस जो यूक्रेन है, जब तक हम इसको अपने कब्जे में पूरा नहीं लेंगे तब तक यूक्रेन मानेगा नहीं, क्योंकि पुतिन ने बुश को भी कई बार इस बात पर कहा है कि यूक्रेन डज नॉट एग्जिस्ट एज अ कंट्री, उसके लिए यूक्रेन कंट्री नहीं है। यूक्रेनाइजेशन जो है वो सोवियत यूनियन ने किया है, उस मकसद को रखते हुए यूक्रेन अगर अपनी औकात नहीं जानता, मतलब यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा हो जाता है तो इस तरह से पूरा का पूरा यूक्रेन कब्जे में आ जाएगा रशिया के। रशिया ऑलरेडी डोनेस्क और लुहांस्क में अपने सैनिकों को काफ़ी मात्रा में उतार चुका है। अब जमीनी स्तर पर इनके सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है, क्या है दोनों देशों में विवाद का कारण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करिएगा। बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको कि मैंने कहा कि जो जेलेंस्की हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, ये प्रो वेस्टर्न कंट्री हैं, यानी पश्चिमी देशों की ओर इनका झुकाव ज़्यादा है और ये नाटो में शामिल होना चाहते हैं, नेटो में। जबकि व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि अगर नेटो में ये शामिल हो गए, कौन, जेलेंस्की, तो नेटो की सेनाएं कीव के आसपास आकर के यानी यूक्रेन की राजधानी तक अपना सैन्य अड्डा और बाकी एयरबेस बनाएंगी, जिससे क्या होगा, अमेरिका का सीधे प्रभाव जो वहाँ की राजधानी है रशिया की मॉस्को, वो केवल और केवल 500-600 किलोमीटर दूर रह जाएगा, यानी सीधे अमेरिका के रडार पे आ जाएगा ये। और ऐसे पश्चिमी देशों के प्रभुसत्ता में से इसको खतरा रहेगा। तो इसने सोचा कि अभी अपने शत्रु को दूर ही रखा जाए। और एक बात है कि जैसे अमेरिका का रूस के साथ पुराना विवाद है, तो अमेरिका ने रूस से डिफेंस के लिए या रूस को सबक सिखाने के लिए 30 देशों का संगठन नेटो की धुरी बनाई है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ये सारे देश हैं। ये सारे देश अगर इसमें शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो इनका कब्जा या इनका अधिकार कहाँ तक आ जाएगा, कीव तक आ जाएगा। और मॉस्को की कीव से दूरी केवल 650 किलोमीटर के आसपास है। ये बिल्कुल पुतिन को बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा एक तो कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि पुतिन चाहते हैं कि जो उसका हिस्सा था रशिया का कभी, यूक्रेन, फिर से वापस इसी बहाने हो जाए। तीसरी बात जो चाहते हैं कि ये जो जेलेंस्की हैं, ये वेस्टर्न माइंडसेट के हैं, तो इनको हटाया जाए पहले। इन तीन और ऐसे न जाने कितने कारणों से ये जो है इनका विवाद शुरू हुआ है और इसे रूस आगे लेकर जा रहा है। वर्तमान 25 फरवरी 2022 तक अपडेट क्या है, तो इसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उन आंकड़ों को मैंने कहीं दर्ज किया है। पहला अपडेट ये है कि कीव से आज की डेट में 25 फरवरी 2022 को आज की डेट में कीव से महज 38 किलोमीटर की दूर पर रशियन आर्मी पहुंच गई। कितनी दूरी पर? 38 किलोमीटर दूरी पर। और आज जब आप आगे देख रहे होंगे तो हो सकता है कि कीव पर कब्जा भी हो जाए। दूसरा है कि रात में, यानी 25 तारीख की रात में जो रशियन आर्मी है उसने एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, और लेकिन बाद में सुनने में आया कि यूक्रेन की जो आर्मी है उसे बैकफुट पर ला दिया, वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ है कि जेलेंस्की दुनिया के उन तमाम देशों, 27 देशों से बात की है नाटो की, जो उन्होंने उनको कहा था कि हम आपको मदद देंगे, हर तरह की साजो सामान, सैनिक और हर तरह की मदद देंगे। अब वो सब जो है बस केवल छोटी मोटी आर्थिक प्रतिबंध लगा करके शांत बैठे हुए हैं। यानी कुल मिला करके कहें तो आज जेलेंस्की बहुत निराश हो रहे होंगे। उनको दुनिया की सारी बड़ी शक्तियां एकदम जो है क्या बोलते हैं, अंगूठा दिखा के पीछे चली गई हैं। आज का अपडेट ये है कि ओडेसा की सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं। ये यूक्रेन के अंदर ओडेसा एक जगह है जहां की सड़कों पर आपको टैंक घूमते हुए नजर आ जाएंगे और वहां की सड़कों को खांच रहे हैं। यूएसए कह रहा है आज की डेट में कि ये लड़ाई हम नहीं लड़ने जाना है फ्रंट टू फ्रंट। मतलब देखिए किस तरह से इसका अपना स्टैंड चेंज होता है अमेरिका का। अभी तो इसका छीछा लेदर हुआ था, गया था ईरान में, और वहाँ पे बड़ी इसकी बेइज्जती होती है, क्योंकि लंबे समय तक वहाँ और इराक में अपने सैनिकों, हज़ारों सैनिकों को खोने के बाद कूटनीतिक फेल्योर ही कहें, और इनको अपनी ट्रुप को बुलाना पड़ा। लेकिन ये दूसरा उनका फेल्योर लग रहा है होने वाला। आगे देखिए क्या होता है। एक और चीज़ है कि नेटो देशों की अब तक क्या भूमिका रही, ये मैंने आपको बताया था। नेटो देशों की जो भूमिका है बच्चों, ये है कि शुरू में इन्होंने क्या किया था, धमकी दिया और बाद में क्या करे, बाद में शांत हो गए। कुल मिलाकर के
निराशा ही मिली है नेटो देशों की ओर से। लेकिन एक बार ये बताई जा रही है कि इसी बहाने पश्चिमी देश एकत्र हो रहे हैं, वो अपनी शक्तियों को एकजुट कर रहे हैं और हो सकता है कि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएं। रूस पर पहले भी आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। इस प्रतिबंध से रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रूस के पास गैस और तेल के बहुत बड़े भंडार हैं। और ध्यान दीजिए कि जो नेटो देश हैं उनमें जो जर्मनी है, जर्मनी को ये अपना एक पाइपलाइन बनाए थे यहाँ से लेकर के, रशिया से लेकर जर्मनी तक, और उस पाइपलाइन के जरिए 40% जो यूरोप को जो पाइप लाइन से वो देने की प्लानिंग थी गैस को। तो कुल मिलाकर के नेटो देश ये भी जान रहे हैं उनमें से कुछ कि भाई अगर सीधे हम रशिया पे प्रतिबंध लगा देंगे तो हमें जो गैस और हमारी जो डिमांड है वो कैसे पूरी होगी। तो इसीलिए भी कई लोग शांत हैं। कुल मिलाकर के रशिया पर इन प्रतिबंधों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता हुआ नहीं दिख रहा। इनकी पूरी एनालिसिस करिए, प्रतिबंधों और उनका प्रभाव। ध्यान दीजिएगा प्रतिबंध इनमें क्या क्या लगे हैं। पहली बात है कि अमेरिका ने अपने अंदर यानी अमेरिका में रूस की सारी बैंकों और वाणिज्यिक संस्थानों को सीज कर दिया। इसी तरह से ब्रिटेन ने भी इसके सारे बैंकों और वाणिज्यिक संस्थानों को सीज कर दिया है। तो नेटो देश ये काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये लंबे समय तक प्रभावी कितना रहता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि रूस काफ़ी देशों की बहुत बड़ी ज़रूरत है और रूस इस स्थिति में है कि वो अपना काफ़ी दिनों तक जो है इस चीज़ों को टॉलरेट कर पाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत की चिंताएं और उसका कदम क्या है। व्हाट आर द कंसर्न ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज इट्स स्टेप। भारत की चिंताएं क्या है? तो कॉमन सी बात है कि भारत के लगभग 20,000 नागरिक यूक्रेन में रहते हैं, जिसमें से 18,000 तो केवल मेडिकल की पढ़ाई करने गए। मतलब भारत के लोग जो यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई MBBS MD MS करने गए हैं, इनमें से केवल 224 ही पहली फ्लाइट से आ पाए हैं अब तक, 25 फरवरी 2022 तक बता रहा हूँ। और बाकी के बाकी जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में या मेट्रोस के बेसमेंट में या वहाँ पे बंकर में शरण लिए हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिख जाएंगी जो बच्चे बंकर में शरण लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत की भी चिंताएं हैं। भारत चाहता है कि यूक्रेन के रास्ते, जो यूक्रेन के छात्र हैं उन्हें पोलैंड के रास्ते कहाँ लाया जाए? भारत में लाया जाए, ताकि उनकी सेफ और सिक्योर वापसी हो पाए। इसके लिए भारत कूटनीतिक पहल भी कर रहा है। अंत में हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे यूक्रेन है यानी नेटो देश है, यहाँ पे रशिया है। दोनों की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे। सैनिक हैं यूक्रेन के पास 21 लाख, इन सारे देशों की मिला करके, जबकि रशिया के पास 8.5 लाख सैनिक है कुल मिला के। यूक्रेन यहाँ पर काफ़ी 3 गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। एयरक्राफ्ट क्षमता जो है नेटो देशों के पास कुल मिला करके है। अगर लड़ाई हुआ तो क्या परिणाम होगा इसको मैं दिखा रहा हूँ। 20,000 एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया के पास एयरक्राफ्ट की संख्या कम है, ये 4,070 है। तो 5 गुना यहाँ भी है, 5 गुना यहाँ भी है, 3 गुना यहाँ भी था। यहाँ पे रशिया थोड़ा सा वीकर है। और फाइटर प्लेन 3500 है इन नेटो देशों के पास, जबकि रशिया के पास केवल और केवल 700 फाइटर प्लेन है। यानी यहाँ पे भी लगभग 5 गुना फाइटर प्लेन नेटो देशों के पास है। रही बात टैंकों की, तो रूस के पास काफ़ी टैंक है, जो लगभग नेटो के पास 14,400 टैंक है आज की डेट में, और जो है नेटो देशों के पास 14,400 टैंक है और रशिया के पास 12,200 टैंक है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि अगर ये देश मिल करके इसके सामने प्रतिरोध स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंट पैदा करते तो रूस को बैकफुट पे आना होता। ये इनको करना भी चाहिए था। मैंने शुरू में ही कहा था कि महाभारत की पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि अगर शरणागत की अगर आप जो रक्षा करता है, उस देश का, उस व्यक्ति का, उस समाज का बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है। लेकिन ये नेटो देशों ने इस कमिटमेंट पर ये खरा नहीं उतरे। एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि जो जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनकी इमेच्योरिटी, इनकी कॉमेडी का जो परिणाम है वो जो है इनोसेंट यूक्रेनियन को झेलना पड़ रहा है। वो यहाँ वहाँ बिस्तर लेके, अपना सामान लेके भागते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो अगर आप किसी मनोरंजन करने वाले व्यक्ति को अपने देश का सर्वे सर्वा बनाते हैं तो वही हालत होगी जब कहीं पे बाहर से विभीषिका आएगी, जो आज यूक्रेन की है। इसीलिए मजे हुए कूटनीतिक आदमी को, राजनयिक आदमी को सोच समझ के अपने देश की बागडोर दीजिए। जिस देश के जैसी जनता होती है, जिस देश के जैसे वोटर होते हैं, उस देश की वैसे ही सरकार होती है। तो लेकिन भारत में एक अलग ही प्रचलन है। यहाँ पे जाति देख करके, यहाँ पे धर्म देख करके, यहाँ पे अपना प्रमुख चुनने की जो कुछ लोगों की जो प्रथा है 2-3 राज्यों में, ये इससे सबक ले सकते हैं
कि आज क्या हालत है आपके पास। आपका जब नेता ही कमज़ोर होगा, आपका नेता जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में या राष्ट्रीय बिरादरी में आपका पक्ष नहीं रख पाएगा, तो आप दर बदर होने के लिए विवश हो सकते हैं। भले भी आपके पास नौकरी हो, आपके पास रोजगार हो, रोजगार तो इनके पास भी था। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भाई इस सरकार ने मजबूत सरकार तो है लेकिन रोजगार नहीं देती। हम ये कहते हैं कि रोजगार एक कोरोना महामारी है, उसके चलते रोजगार सारे देशों में, पूरे विश्व में प्रभावित हुआ है, तो भारत में प्रभावित हुआ है। हाँ, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन केवल रोजगार के नाम पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा देंगे, हालांकि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वो जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगता है, तो फिर आप भुगतेंगे वही हालत होगा जो यूक्रेन का हुआ है। कुल मिलाकर के इन तमाम इस पूरे ये जो पूरे स्टोरी जो चार्ट बना है, इससे आप समझ पाएंगे यूक्रेन और रशिया की मौजूदा जो युद्ध चल रहा है और इसका भविष्य किधर जाएगा। इसे लगता है कि रशिया पीछे हटने वाला नहीं है, वो अपनी एग्रेसिव जो रणनीति उसे अपना रहा है। 13 सैनिक और मारे गए हैं। मेरे पास एक खबर आई है कि जो है स्नेक आइसलैंड एक है, यूक्रेन में आइसलैंड है, जहां पर रशिया की सेनाओं ने, जल सेना ने कब्जा कर लिया और वहां के सैनिकों से उन्होंने सरेंडर करने के लिए कहा यूक्रेन की, लेकिन वहां के सैनिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अल्टीमेटली रूस ने बम गिराकर उन सैनिकों की हत्या कर दी। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है जिस पे पूरी विश्व बिरादरी को ध्यान देना चाहिए कि 13 सैनिक मारे गए एक साथ में। और दूसरी बात, यूक्रेन एक ऐसा देश है मित्रों जो छोटा ज़रूर है, लेकिन उसकी राष्ट्रभक्ति की भावना का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब शांति सेनाएं 40 देशों की जाती हैं, तो यूक्रेन ने भी अपने शांति सैनिकों को अमेरिका के फेवर में भेजा था। आज वही अमेरिका उस यूक्रेन को प्रॉमिस करने के बाद भी नज़रअंदाज कर रहा है। तो अमेरिका की ये ढुलमुल पॉलिसी उसी के भविष्य के लिए खतरा है। तमाम चीज़ों को समझिएगा, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आने वाले दिनों में एकदम एक समेकित एनालिसिस आपको मिलेगी, जिससे आप अपना मेंस का, जीएस का पेपर भी कंट्रोल कर सकते हैं और वनडे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसी तरह से इन तमाम खबरों पर नज़र मेरी बनी रहेगी। आप अपने अध्ययन को जारी रखिए, आपके सामने ऐसे इनपुट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।